कॉमन मैन कैसे बेनिफिट करे, उसको कैसे समझ आए कि लेजर्स एक्चुअली में हैं क्या। लेजर क्यों करवाना है? इट्स वेरी डेंजरस. AI has integrated in a lot of systems. काफी पेशेंट चला है. आज भी क्या ये टेक्नोलॉजी स्टैक्स मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल हैं? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. आज के डेट में सब लोग कार्बन फेशियल, लेजर टोनिंग सब ये यूज कर रहे हैं. कोई भी लेजर कंपनी ना मशीन खरीदने से पहले स्पेयर पार्ट्स का प्राइस नहीं बताती. सेम क्वालिटी में जो 1 करोड़ का डिवाइस है जो यूएस से मिल रहा है या इजराइल से मिल रहा है, वो 20 लाख रुपए में इंडिया में बन सकता है। लेजर इज अ पार्ट ऑफ एन एंटायर रेजिम. इंडिया में अभी भी देयर इज नॉट ए लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ लेजर्स. Because sometimes similar type of treatments at a different place will cost you different. ट्रेनिंग करने के लिए क्या कोई गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं या कोई गवर्नमेंट बॉडीज हैं जिनके गाइडेंस के अंडर ये ट्रेनिंग होती है? 2 महीने के कोर्स करके कोई कॉस्मेटोलॉजिस्ट नहीं बन सकता. डिग्री इज इम्पॉर्टेंट बट स्किल इज मोर इम्पॉर्टेंट. बट एक फर्क है इंडियन कॉस्मेटोलॉजिस्ट और यूके के कॉस्मेटोलॉजिस्ट. सो ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग आर 2 डिफरेंट थिंग्स. पीको लेजर वर्सेस नैनो लेजर इंडियन स्किन स्टैंड पॉइंट से एक्चुअली में उसकी रियलिटी क्या है और उसका फ्यूचर क्या है? अगर घर पे मिरर्स है, लेजर रिफ्लेक्ट होगा. पेशेंट कैन गो ब्लाइंड, थेरेपिस्ट कैन गो ब्लाइंड. एक चीज हमको समझना पड़ेगा जब लेजर्स की बात करें कि व्हाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन. आज का एपिसोड इज ट्रूली स्पेशल. आज हमारे साथ हैं कुंतल देव गुप्ता. कुंतल एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं जो कभी मेडिकल डिवाइसेस सेल्स में घुसे और आज एक ग्लोबल एस्थेटिक्स कंपनी रिवील लेजर्स के इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं. 24 साल की जर्नी है, कई कंट्रीज और एक मिशन कि ब्यूटी और हेल्थ रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को एक्सेसिबल बनाना है. जब पूरी इंडस्ट्री सिर्फ ग्लो अप और बिफोर एंड आफ्टर फोटोज पे फोकस थी, तब कुंतल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाते हैं. पर क्या वो प्रोसीजर एक्चुअली सेफ है? क्या वो पेशेंट के लिए जेन्युइनली जरूरी है? एंड ऑनेस्टली दैट क्वेश्चन चेंजेस एवरीथिंग. ये एपिसोड एक रियलिटी चेक है उन सब लोगों के लिए जो एस्थेटिक्स इंडस्ट्री को सिर्फ एक ग्लैमर की नजर से देखते हैं पर रियल साइंस बिहाइंड इट बिल्कुल भी नहीं समझते. सो विदाउट फर्दर एडो, लेट्स गेट इनटू इट. लास्ट 20 इयर्स में आप लेजर की इंडस्ट्री में हैं. प्लीज़ ये बताएं कि एक कॉमन मैन कैसे बेनिफिट करे, उसको कैसे समझ आए कि लेजर्स एक्चुअली में हैं क्या, और उनको फेशियल क्लीनअप्स और लेज़र हेयर रिमूवल की एक्चुअल सच्चाई समझाएं कि लास्ट 20 इयर्स में आपने देखा क्या है. ओके, सो लेजर लाइक बेसिकली से इट इज राइट नाउ इट्स अ बज़वर्ड. ठीक है, बट आज से 20 साल पहले ऐसा नहीं था ये. Okay, so definitely when like मेरा भी this is like I've been in this industry for like more than 2 decades हो गया. ठीक है, so when I first started like maybe selling lasers, okay, so that is 2001. Okay, so almost 23 साल 24 साल हो गया. Okay, 2001 से लेके, so those days I think aesthetic was nowhere there. Okay, there was, so I first started, it was more of a dental laser. Okay, so dental was something which was really in a boom. Okay, a lot of companies dental laser लेके आए थे. So different indications के लिए for hard tissues, soft tissues, root canal, RCT and all those things, dental lasers were a very big, very popular. ठीक है, फिर आए थे ENT lasers. Okay, so ENT it was completely medical and surgical. Okay, so ENT lasers हम लोग KTP लेजर्स बेचते थे. ओके, दैट वाज अ ग्रीन लेजर. ओके, CO2 लेजर्स. ओके, फॉर ENT. सो डिफरेंट इंडिकेशंस में ENT में जहाज में यूज होती है. देन देयर वाज अ ट्रांजिशन. ओके, देयर वाज अ स्विच. ओके, इंडिया में आई थिंक फॉर एस्थेटिक लेजर वी ऑल नीड टू गिव क्रेडिट टू वन ऑफ द कॉर्पोरेट विच इज काया. Okay, which really changed the ball game. So 2004, 2003, Kaya came into the market. Okay, there was the first. I remember I installed the first laser hair removal in Kaya. Okay, in 2003. Okay, that was the first clinic they started in Bandra. Okay, before that 6 महीने पहले they were in Rang Sharda, उनके जो हेड ऑफिस थे. So they tried lot of lasers, सब lasers, काफ़ी पेशेंट चलाए. ठीक है, because that was the trials. Because तब तक इंडिया में लेज़र यूज़ नहीं होते थे, तो पता नहीं चलता था कि कौन सा सेफ है, कौन सा रिजल्ट देगा, कौन सा नहीं देगा. ओके, सो दे डिड एवरीथिंग ट्रायल्स एट द बैक एंड, एंड देन वंस दे थॉट कि ओके दिस इज द सोल्यूशन जो पेशेंट्स के लिए अच्छा है, जो इंडियन पेशेंट्स के लिए अच्छा है, इंडियन स्किन टाइप के लिए अच्छा है, सेफ्टी वाइज, एफिकेसी वाइज, रिजल्ट वाइज, and they launched in 2003. I think that ball game has really uplifted, upscaled
the aesthetic business, aesthetic market, and for like it has made it more accessible. तो उस टाइम पर टेक्नोलॉजीज क्या होती थी? So 2003 में I think Nd:YAG laser, long pulse Nd:YAG was one of the most popular laser for laser hair reduction. ठीक है, तो I think सबसे पहले that was the one laser कि hair removal क्या है, like it's like one of the biggest market. I think globally also आज भी है, or it was there for last 20 years, or I think still today hair removal for any aesthetic clinic is still the biggest और market. पिगमेंटेशन के लिए? Pigmentation, like वो time पे Q switch was there. Okay, Q switch was just coming up, I think. And if you see the history of Q switch, okay, nobody, like today people are talking about Pico, Nano, Femto, okay, but how it came, okay, the first Q switch laser in the world was developed in MIT, okay, in US in 1992, okay. So in 1992, when we came, and I still have the photograph of that laser. So one of my ex-colleague from US, they have sent. So they loaded the laser. It was a big laser. Abhi kya laser small ho gaya. It was a big laser, okay, almost 8 feet ka laser ek. Okay, they took in a truck Wow. and delivered to one of the doctors. And that was a Q switched. That was the first Q switch laser which was developed, okay, and so that was never meant for a Q switch, okay. That was never meant for only a Q switch. That was meant for tattoos. Okay. Okay, so tattoo was the primary market. Also, Q switch laser was the first laser to get a US FDA for a long-term laser hair reduction. Okay. Okay, तभी क्या होता था, hair removal laser था नहीं. So they used to do a pigmentation on the face. Face में pigmentation करते करते hairs भी कम होने लगे. Okay, so they thought कि अच्छा hair में भी काम कर रहा है ये. So then, and that was the concept when they thought कि चलो let's come out with a laser. उस time IPL use होते थे. So diode, Nd:YAG, Alexandrite, those were hardly used. Okay, so those were the journeys like where people used to try out different technologies, अलग अलग चीज़ use करते थे. India में I think the first Q switch जब India market में आए 2001, 2002 में first Q switch was there in Indian market. And then I think those days it was not used for laser toning also. लेज़र आज के डेट में सब लोग कार्बन फेशियल, लेज़र टोनिंग, ओके, सब ये यूज़ कर रहे हैं. बट लेज़र टोनिंग या कार्बन फेशियल, ओके, दैट केम टू द मार्केट मच लेटर, मच लेटर. और ये जो लेजर्स थे ये मल्टी प्लेटफॉर्म थे कि ये इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स थे, और इनकी जो टेक्नोलॉजीज थी स्पेसिफिकली फॉर लेज़र हेयर रिमूवल उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज थी कि वो एक सिंगल लेज़र था. सो देयर वाज मल्टी प्लेटफॉर्म ऑल्सो दोज डेज, ओके, बट वो मल्टी प्लेटफॉर्म का फीचर्स बेनिफिट्स अलग थे. ठीक है, आई थिंक मल्टी प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी फ्रॉम इजराइल, ओके, वाज देयर फॉर लॉन्ग टाइम. ओके, दे हैव डेवलप्ड कि पहले 96-97 में अलग टाइप के होते थे, आज के डेट में 2026 में अलग टाइप के होते. डिफरेंट एडवांसमेंट हो गया, कूलिंग बेटर हो गया, सेफ्टी इज बेटर हो गया. ओके, AI हैज़ इंटीग्रेटेड इन लॉट ऑफ सिस्टम्स. सो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एक एवोल्यूशन आया है कि, बट जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, ठीक है, सो उस टाइम से आज तक द सोर्स में बी द सेम, बट द डिलीवरी पैटर्न, द सेफ्टी फीचर सब अलग हो गए. सो प्लेटफॉर्म मल्टी प्लेटफॉर्म था, बट इतना यूज़ इंडिया में नहीं होता था, बिकॉज उस टाइम पे इफ़ यू सी, आज हम लोग सब बोलते हैं डॉलर्स एंड एक्सचेंज रेट्स एंड एवरीथिंग. ओके, आई रिमेंबर द फर्स्ट लेजर व्हेन आई सोल्ड इन 2002, $US was 30 रुपये का $US था, एंड वी यूज्ड टू टेल कि बहुत महंगा $US. ओके, सो टुडे इट्स 92. ठीक है, सो दोज डेज वर डिफरेंट. जब $30 ₹30 होते थे, एंड पीपल आर, तभी क्या है, इफ यू सी द कार मार्केट, कितना इम्पोर्टेड गाड़ी रहते थे इंडिया में, हार्डली समथिंग. सो द कंजम्पशन पावर हैज़ इंक्रीज, पीपल स्पेंडिंग पावर हैज़ इंक्रीज्ड. तो उस हिसाब से व्हेन यू सी द टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली आज के डेट में prices of technologies have come down. Definitely it has come down. Okay, due to the exchange rate इतना फर्क नहीं दिखता है, but if you see the real difference, बहुत कम हो गए पहले से, affordable हो गए, accessible हो गए. और आज भी क्या ये टेक्नोलॉजी स्टैक्स मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल हैं? दूसरा, अगर कोई ट्रेनिंग करता है तो उस ट्रेनिंग करने के लिए क्या कोई गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं या कोई गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जिनके गाइडेंस के अंडर ये ट्रेनिंग होती है? ओके, सो कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन कि आज हाउ अफोर्डेबल से, अफोर्डेबल इज लाइक, इट इज़ लाइक कैसा होता है ना कि डेफिनेटली कंपेयर टू
इंडिया का पर कैपिटा इनकम चेंज हो रहा है, ठीक है. सो टुडे एफोर्डेबिलिटी की डेफिनेशन बहुत चेंज हो गया है. व्हाट इट यूज्ड टू बी 20 years बैक और आज जो हो रहा है, ठीक है. सो डेफिनेटली एफोर्डेबिलिटी लेजर्स में फ्रॉम द परचेज पॉइंट कि डॉक्टर जब लेज़र खरीदते हैं, ठीक, डेफिनेटली वो कम हुई है. और फ्रॉम द पेशेंट पॉइंट ट्रीटमेंट चार्जेस तो और भी कम हुआ है. इफ़ यू सी, मुझे याद है 2002 लेज़र हेयर रिमूवल, वन ऑफ द फर्स्ट लेज़र हेयर रिमूवल इन दिल्ली, ठीक है, इन जीके, आई वोंट नेम द डॉक्टर, ठीक है. तो उनके वहाँ पे अपर लिप ट्रीटमेंट, एक ट्रीटमेंट 6,000 रुपये में होता था. वन ट्रीटमेंट, वन सेशन इज 6,000 रुपीज़. ओके, आज के डेट में अपर लिप फ्रॉम ए गुड क्लिनिक आई थिंक 600 to 800 रुपीज़ में होता है, ठीक है. सो ऑलमोस्ट 10 times कम हुआ है. Okay, so definitely, and it has become more accessible to the middle class population of the society. So I think that addresses your first question. Ki definitely it is more reasonably priced. Okay. Now coming to training. See, training में क्या होता है ना? Training, it is like एक basic training today any medical professional gets it. Okay. So when you are selling to a medico or you are selling to a non-medico. सो वी शुड बी वेरी क्लियर, मेडिको को क्या बेचना चाहिए, नॉन मेडिको को क्या बेचना चाहिए. ओके, देयर आर सर्टन डिवाइसेस विच नॉन मेडिको यूज़ कर सकता है. देयर आर सर्टन डिवाइसेस जो नॉन मेडिको यूज़ नहीं कर सकता. ओनली द मेडिकल पीपल with qualified degrees and qualified education they can use it. So training I feel is very important, but basic training जो होता है ना, that has to be already in place. So basic training अगर है, so definitely in terms of, and coming to a government, see, आज ट्रेनिंग कौन देता है? It's like आज के डेट में भी I can say you there are a lot of skill enhancement programs by the government. I know they are starting, like एक जो especially for laser market, no, therapist, okay, is a very integral part. Okay, if you see most of the centers जो है, clinics है ना, lot of therapists are there. Okay, they do the procedures, they do the treatment and everything. So I think there's a lot of programs coming up, like a skill enhancement program by Government of India, how they can enhance those skill development. So these things are coming, and we are also in talks with one of the institution where we'll be providing them a laser, okay, so that they can teach their therapists, their staff, okay, so of using multiple lasers, that will create an like what you say, employment. I think that is the future to grow. See, to treat right people, more people, right things. सस्ते अनब्रांडेड बहुत सारे डिवाइसेस आ गए हैं, स्पेसिफिकली क्लोन्स. सुनने में आया है कि हाइड्रा के नाम के बहुत सारे क्लोन्स हैं, क्यू स्विच के नाम के बहुत सारे क्लोन्स हैं, जो काफ़ी हद तक मेड इन चाइना है, काफ़ी हद तक मेड इन अदर एशियन कंट्रीज़ हैं. इसकी क्या सच्चाई है, एंड एज अ पेशेंट हमको क्या देखना चाहिए बिफोर फिगरिंग आउट कि ये मेरा क्लिनिक है और ये मेरा डॉक्टर है और ये मेरा डिवाइस है? ओके, सो लाइक देखो, क्लोन, जब हम क्लोन बोलते हैं ना, क्लोन का मतलब है कॉपी, ठीक है, और दूसरा होता है सस्ता मशीन. तो दोनों अलग चीज़ है. ओके, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्लोन, उसका मतलब है कि जैसे आज मिलते हैं ना लोकल मार्केट्स में, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी ऑन द सेम ब्रांड नेम. ओके, दूसरा होता है कि इन्हें लाइक जैसे कार का मार्केट है. ओके, देयर आर एक्सपेंसिव कार्स, देयर आर लेस एक्सपेंसिव कार्स. सो मेडिकल डिवाइसेस में भी सेम चीज़ है. ओके, व्हेन यू आर manufacturing a medical device, okay, or you manufacturing a device, ठीक है, there is a different manufacturing cost. Okay, and manufacturing cost किसको डिपेंड करता है? कंट्री स्पेसिफिक. ठीक है, अगर कोई मशीन some specific countries में बनती है, okay, and especially I will tell you some specific countries in Europe, ठीक है, which is the highest manufacturing cost. Okay, तो वो मशीन सबसे एक्सपेंसिव हो जाती है बेचने में. एशियन कंट्रीज में डेफिनेटली ऑफ लाइक लास्ट 10 years, 15 years, okay, Asia has really developed in terms of manufacturing, not only on medical lasers, in a lot of other things. Okay, so definitely the standards. See, अगर कोई होता है जैसे आज, like I can say, lot of luxury cars are manufactured in India, keeping the standards. Okay, it's very important कि हमको समझना चाहिए. जैसे आज हम लोग बोलते हैं कि मेडिकल सी अप्रूव्ड है या US FDA अप्रूव्ड है. Why? See, US FDA doesn't give a license to sell in Europe. But what we understand from US FDA कि अगर US FDA approved है तो it has some standard. If it is a medical C,
it has some standard. Okay, so it decides the standardization. Okay, तो डेफिनेटली हमको फ्रॉम ए पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं राइट, हम देखते हैं ना कि उनका डिग्री क्या है, वो डर्मेटोलॉजिस्ट है, प्लास्टिक सर्जन है या नहीं है, ठीक है, कौन से कॉलेज से पास आउट हुआ है, क्या है, सेम थिंग. सो वंस यू आर लुकिंग फॉर ए डिवाइस, ओके, यू हैव टू सी वेदर इट इज़ अ USFDA, जो कंपनी है वो कहाँ की है. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दोज सर्टिफिकेशन. सर्टिफिकेशन डजंट गिव यू ऑलवेज ए पीस ऑफ माइंड, इट ऑल्सो गिव्स यू कि चलो ये मशीन सिर्फ यहाँ पे नहीं यूज़ हो रही है, ये मशीन पूरी दुनिया में यूज़ हो रही है और किसी ने इसको सर्टिफाई किया है कि दिस इज सेफ्टी. सी सर्टिफिकेशन डजंट गिव यू एफिकेसी, सर्टिफिकेशन इज फॉर सेफ्टी. ठीक है, कि ये अच्छा हो सकता है इसमें ज़्यादा सिटिंग भी लगे बट ये सेफ है मेरे स्किन के लिए. सो आई थिंक एस्थेटिक ब्यूटी इसमें ना सेफ्टी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फॉर ए पेशेंट वो देखना ज़रूरी है फॉर ए सर्टिफिकेशन. एंड नाउ इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो दे आर coming out with lot of regulations and streamlining the things. Still it's a very open-ended thing. इंडिया में जो यूरोप में 20 साल पहले आए थे, इंडिया में 3 साल पहले आए, ठीक है. सो टू स्टैंडर्डाइज दोज थिंग्स but it's in a right direction. I feel in next 5 years down the line, a lot of things will be regulated, okay. The transparency will increase, okay. And it is good for the industry, good for the patient, okay. सो लेज़र्स में ये समझाएं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये मेड इन US है, मेड इन यूरोप है, मेड इन कोरिया है, मेड इन इज़राइल है, मेड इन इंडिया है. कैसे पता चले, जैसे बहुत लोगों को पता चल जाता है कि ये फ़ोन है XYZ जगह का बना हुआ है, तो दे कैन फिगर आउट कि यू नो इसका क्वालिटी ये होगा. लेज़र्स में कैसे पता चले कि कहाँ का मेक बेस्ट मेक है? तो इसमें कैसा होता है कि इट इज़ लाइक टुडे कंपनी इन US, ओके, लाइक एप्पल इज़ ए US कंपनी, दे आर मेकिंग इन चाइना, ठीक है. सो लेज़र में क्या होता है, इट इज़ वो स्केलेबल मॉडल है जो कमोडिटीज़ में है. सो लेज़र आज भी स्केलेबल मॉडल नहीं है, ओके. सो डेफिनेटली इट इज़ कंट्री ऑफ ओरिजिन इज़ वन थिंग, ओके, कि वो कंपनी कहाँ की है, इज़राइल की है, US की है, ओके, यूरोप की है, चाइना की है, कहाँ की, इंडिया की है. सो इट इज़ द कंपनी, इट इज़ द स्टैंडर्ड्स, ओके. देर आर डिफरेंट सर्टिफिकेशंस होते हैं, ठीक है ना. देर आर ISO सर्टिफिकेशंस होते हैं, देर आर रेगुलेटरी सर्टिफिकेट्स होते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज दोज थिंग्स, ओके. जो ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेशन है या सर्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है. आज फॉर ए न्यू कंपनी देयर माइट नॉट बी अ सर्टिफिकेट, फॉर ए ओल्डर कंपनी जो 50 साल से वो सर्टिफिकेट उनके पास हो सकते हैं, ठीक है. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज कि वो मशीन का एक्चुअली और कैसे काम कर रहा है, कहाँ से, क्योंकि कोई भी लेज़र कंपनी हर एक स्पेयर पार्ट्स खुद नहीं बना रही. इट्स ऑल असेंबल्ड, ओके. इट्स लाइक ए कार असेंबली या ऑटोमोबाइल असेंबली होते हैं. सो दे आर डिफरेंट. लाइक आज पूरी दुनिया में जो डायोड होता है ना हेयर रूम में, 3 ही कंपनी बनाती है. There's only 3 companies in the world which manufactures the semiconductor diode, ठीक है, और कहीं नहीं बनाती है. तो आज इंडिया में मे बी 200, वर्ल्ड में 200 लेजर कंपनीज होंगी, सब वहाँ से ले ले, ठीक है. सो ये चाइना में, चाइना में है, US में है, जर्मनी में है, ओके. देयर ऑल थ्री कंपनीज आर देयर, ठीक है. सो इट इज़ लाइक दैट. क्वालिटी, डेफिनेटली क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड. आज टुडे इफ़ यू सी लाइक चाइना में आज आईफोन बन रहा है, क्वालिटी खराब है आईफोन का? नहीं है, ठीक है. सो वी हैव टू सी चाइना इज़ वन प्लेस. चाइना में आप बोलो मुझे 100 रुपये का सामान क्वालिटी चाहिए, मिल जाएगा. 1000 का क्वालिटी चाहिए, वो भी मिल जाएगा. लाख का क्वालिटी चाहिए, वो भी मिल जाएगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कौन सा क्वालिटी चाहिए. टुडे टेस्ला आफ्टर US दे हैव द बिगेस्ट प्लांट इन चाइना, ओके. सो जो परसेप्शन है फॉर चाइना, सी इट इज़ नॉट लाइक दैट. सी चाइना में सस्ती चीज़ भी मिलती है डेफिनेटली, विच इज़ यूज एंड थ्रो, ठीक है. वैसा है कि आप अगर $2000 दोगे या 2 लाख रुपए दोगे, तो 2 लाख में जो सामान मिलेगा और 20 लाख में जो सामान मिलेगा और 2 करोड़ में जो सामान मिलेगा वो अलग चीज़ है. कैसे पता चले कि आपने जो सेमीकंडक्टर अपने लेजर में लगाया है, जिसको आप इजराइल या US में बोल रहे हैं, वो 100 रुपए का है कि 1000 का है कि 1 लाख का है? उस ड्यूरेबिलिटी, जो मशीन खरीदते हैं लोग, ठीक है, तो मशीन चलता कितना दिन है, ठीक है. आज और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अ डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू. वो लोग जब मशीन खरीदते हैं, चलो मशीन तो खरीद लिया, मशीन के बाद
मशीन को मेंटेन करना होता है, राइट? उसके स्पेयर पार्ट्स, कोई भी कंपनी, कोई भी लेज़र कंपनी ना, डॉक्टर को आज के डेट में मशीन खरीदने से पहले स्पेयर पार्ट्स का प्राइस नहीं बताते, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीन तो खरीद लिया, उसके बाद 2 साल बाद ख़राब हो सकती है, मशीन है, ये पार्ट्स का 2 लाख रुपये, वो पार्ट्स का 5 लाख रुपये, ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी डॉक्टर, कोई भी लेज़र कंपनी से पूछना चाहिए। मशीन का प्राइस पूछते हैं सब, स्पेयर पार्ट्स का नहीं पूछते। वो ट्रांसपेरेंसी होता है कि पता होना चाहिए। आज हम लोग अगर गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है, तो पता चलना चाहिए ना कि गाड़ी का अगर ये बम्पर टूट जाता है तो उसका प्राइस कितना है, ठीक है? तो वो ट्रांसपेरेंसी होना ही चाहिए, वो क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है? और जो कंपनी आपको से आज के डेट में ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मशीन ख़राब हो सकती है, कुछ इशू नहीं उसमें, ठीक है, बट वो मशीन ठीक करने के लिए व्हाट इज़ द कॉस्ट, ठीक है, और कंपनी आपके साथ है या नहीं है। पिछले ज़माने में वर्सेस टुडे एक डॉक्टर के लिए या एक मेडिकल प्रोफेशनल के लिए एक लेज़र खरीदना कितना डिफ़िकल्ट था और आज कितना आसान है? आज तो बहुत आसान है। आज के डेट में लेज़र खरीदना इज़ द ईजिएस्ट थिंग, ओके, बिकॉज देयर आर सो मेनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ओके, विच इज़ देयर टू provide you loan. There are so many companies who is absorbing the cost of the loans, okay? There are companies who gives payment options, okay? So I think buying a laser is not a challenge. Choosing a right laser is a challenge. How you choose a laser? Okay, it's very, see, आज इंडिया में ना बिजनेस हमेशा पीपल टू पीपल होता है, ओके, ठीक है? अरे ये आई नो हिम तो मैं इससे लेज़र लूँगा, मैं आई नो हिम मैं उससे लेज़र लूँगा, ठीक है? सो द प्रोसेस ऑन कि किस बेसिस पे लोग लेज़र ले रहे हैं ना, दैट नीड्स टू बी रीडिफाइंड, ओके? सो आई थिंक प्राइस इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया ऑफ बाइंग ए लेज़र। प्राइस हो गया, क्वालिटी हो गया, कंपनी का सपोर्ट हो गया, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स का कॉस्ट हो गए, ओके, देयर आर मल्टीपल, ट्रेनिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग हो गया। सो मल्टीपल थिंग्स आर देयर जो डॉक्टर को सोचना चाहिए बिफोर द बाय ए लेज़र। और आई ऑलवेज टेल कि टुडे ऐसा नहीं है कि ये लेज़र, ये कंपनी का लेज़र ख़राब है या उसका ख़राब है, एवरीथिंग वर्क्स। बस इफ़ यू बाय ए लो एंड कार और लाइक इफ़ यू ड्राइव इन हाईवे इन 200, क्या होने वाला है? ओके, आग लग जाएगी, क्रैश हो जाएगा। तो कार का प्रॉब्लम नहीं है, कार का प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है कि दिस कार इज़ नॉट मेंट टू बी एट 200 की स्पीड पे चलाना नहीं है उसको। सो टुडे देयर आर सम लेज़र्स विच आर नॉट मेंट टू डू सर्टन थिंग्स, but we all are doing it, or we all are, as a company, we are over committing it, okay? So हमको बोलना चाहिए कि चलो ये इस इतने में इतना ही मिलेगा, okay? So price and benefits goes hand to hand, okay? So definitely, but और एक चीज़ भी है, today the currency, उसमें ही फ़र्क पड़ता है। एशियन कंट्रीज़ का लेज़र थोड़ा on the lower side होता है, okay? Because the cost of labor, टुडे द कॉस्ट ऑफ लेबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज एक मशीन, ठीक है, इफ़ यू मेक इन US, इफ़ यू मेक इन यूरोप और इफ़ यू मेक इन एशिया, तो कॉस्ट ऑफ लेबर इन एशिया इज पर आप कहते हैं कि सिर्फ 3 ही कंपनी है जो उसका मेन पार्ट देती हैं, तो वो सिर्फ डायोड का, ओके, वो सिर्फ डायोड का, और डायोड ओनली डायोड बार बोल रहा हूँ मैं। एक मशीन में क्या होता है ना, बॉम्ब होता है, बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है? मशीन बनाने में अगर किसी ने बिल ऑफ मटेरियल देखा उसका, वो एटलीस्ट 1000 बिल ऑफ मटेरियल है, ठीक है? सेम क्वालिटी में जो 1 करोड़ का डिवाइस है, हाँ, जो US से मिल रहा है या इजराइल से मिल रहा है, वो 20 लाख रुपए में इंडिया में बन सकता है? इंडिया में बन सकता है, यस बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है, बट उसके लिए से आज क्यों बन रहा है? इफ़ यू सी द, स्पेशली इफ़ यू सी इजराइल, ओके, इजराइल इज़ वन मार्केट जो मे बी वन ऑफ द फर्स्ट आज इन वर्ल्ड के सबसे पुराने लेज़र कंपनी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, आई वुड से लुमिनस, ठीक है? लुमिनस इज द ओल्डेस्ट, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 70 ईयर्स नाउ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 60 या 70 ईयर्स, ओके, इजरायली कंपनी, ठीक है? सो इजराइल में लेज़र्स बहुत पहले से बन रहा है, ठीक है? बहुत कंपनीज के लिए बन रहा है, ठीक है? तो उसमें इफ एट वन असेंबली यूनिट, इफ मल्टीपल यूनिट्स आर मेड फॉर डिफरेंट कंपनीज, योर कॉस्ट गोज डाउन। इंडिया में अभी भी इफ यू सी देयर इज़ नॉट ए लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ लेजर्स, ठीक है? और दूसरा चीज़ है, इजराइल का बहुत सिंपल चीज़ है, दे मेक लेज़र फॉर द वर्ल्ड, ओके? सो दे, उनका बीइंग ए वेरी स्मॉल कंट्री, देयर खुद का कंजम्पशन इज नॉट, बट इट्स अ बिग मार्केट बट नॉट एज बिग इट यूज्ड टू बी।
इंडिया में जब तक लेज़र इंडिया के कंजम्पशन में यूज़ नहीं होगा, ठीक है, व्हेन द इंटरनल मार्केट डजंट ग्रो, ओनली आप एक्सपोर्ट पे लेज़र नहीं कर सकते हो, ओनली आप एक्सपोर्ट पे लेज़र नहीं कर सकते हो। ओके, टेक्नोलॉजिकल वाइज आई ऑलवेज से वी आर द बेस्ट ऑफ द इंजीनियर्स, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। इंडियन इंजीनियर्स, इफ यू सी हाफ ऑफ द यूएस इज रन बाय इंडियन इंजीनियर्स, सो इंजीनियर्स, आई नो वन ऑफ द टॉप लेज़र कंपनी जिसका सीटीओ इंडियन है, ओके, one of the top laser companies. Okay, another thing, I don't know, lot of people they feel कि इंडिया में okay you need that infrastructure, ठीक है। There is an Indian company where one of the biggest laser companies in the US is making a laser in that company. It's a manufacturing unit only for last 3 years, okay, and it's exported from India. राजस्थान में एक बन रही है मशीन, ठीक है, एंड दैट इज एक्सपोर्टेड टू, दैट्स अ डायोड, नो, दैट इज फॉर स्किन टाइटनिंग, okay, that's for skin tightening, and that device is sold in US for more than $100,000 single unit. स्किन टाइटनिंग का क्या स्कोप है आज की डेट में? बॉडी कंटूरिंग पहले कैसा था 20 साल पहले और आज की डेट में क्या है? See, body contouring is a very different market, ठीक है। आज के डेट में भी आई वुड से पीपल का अवेयरनेस, सी जब बॉडी कंटूरिंग बोलते हैं ना हम लोग, सो फ्रॉम अ पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू उनको लगता है पतला पतला होना है हमको, ठीक है, वी वांट टू रिड्यूस, ठीक है। बट रिड्यूस और कंटूर में फ़र्क होता है, ठीक है। एंड टेक्नोलॉजी, इफ़ यू यूज़ द टेक्नोलॉजी, स्पेशली डिवाइसेस, एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस, ठीक है, इट एनहांसेस द रिजल्ट। आई थिंक बॉडी कंटूरिंग जैसे लेजर हेयर रिमूवल में पेशेंट को कुछ नहीं करना है, मशीन को सब करना है। बॉडी कंटूरिंग टाइट, उसमें ना लाइफस्टाइल इज 80%, डिवाइस इज 20%। आई रिमेंबर वन डॉक्टर, एक बार कोई पेशेंट आया उसके पास, आई वॉज सिटिंग विद देम, ट्रीटमेंट करना है, एक नया टेक्नोलॉजी आया था, तो बोलते नहीं आप करो, ठीक है। तो पेशेंट, डॉक्टर ने उनको बोला कि ठीक है मैं करूँगा आपका, विल टेक ए पैकेज। तो आप उनका वेट कुछ इफ आई नॉट रॉन्ग 74-75 था, तो बोला ठीक है आप 3 महीने बाद आना 10 किलो कम करके, अब 3 महीने बाद आना 10 किलो, डाइटिंग से कम करके सबको 10 किलो। मैंने बाद में उसको पूछा भैया वो बैठे हैं पैसा देने के लिए रेडी हैं आपको, ठीक है, क्या हुआ? बोलते देखो बॉडी कंटूरिंग एक ऐसा चीज़ है ना कि मैं तो सब कुछ कर दूँ यहाँ पे, बाहर में जाके फास्ट फूड खाएंगे लोग, ठीक है, लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं होगा, फिर रिजल्ट नहीं। आई वुड टू चेक उनका कमिटमेंट क्या है। अगर उनका कमिटमेंट है, ठीक है, चलो 10 नहीं हुआ 5 हो गए ना, चलो इट्स ऑन राइट ट्रैक। सो बॉडी कंटूरिंग इज समथिंग वेयर लाइफस्टाइल ओरिएंटेड थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफस्टाइल ओरिएंटेड थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आज की तारीख में किसी को कोई लेज़र क्लिनिक खोलना है स्पेसिफिकली इंडिया में, तो सबसे पहला कौन सा लेज़र होना चाहिए और क्यों? आई थिंक लेज़र हेयर रिमूवल, ओके, ब्रेड एंड बटर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पेशेंस है, सबसे प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स है, ओके, एंड सबसे ज़्यादा आई थिंक ट्रीटमेंट्स नीड्स, तो लेज़र हेयर रिमूवल शुड बी द फर्स्ट। आई थिंक ये तो ज़रूरी है। लेज़र हेयर रिमूवल, अलग अलग टाइप के हेयर रिमूवल होते हैं, लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ डायोड ही लेते हैं, कुछ लोग डायोड लेते हैं, कुछ एनडीआई लेते हैं, कुछ लेज़र को आईपीएल बोलते हैं जो अलग है, ठीक है। सो हमको समझना चाहिए आईपीएल क्या है, लेज़र क्या है। इनमें क्या फ़र्क है? आईपीएल लाइट होता है, लेज़र लेज़र होता है, ठीक है, लेज़र लाइट नहीं होता है। आईपीएल एक ब्रॉड बैंड होता है, ठीक है ना, और लेज़र क्या होता है ना, स्पेसिफिकली लाइक जो डायोड लेज़र है कुछ चीज़ों के लिए काम कर सकता है, हर एक लेज़र अलग अलग चीज़ों के लिए काम करता है, ठीक है। तो आई थिंक पहला मशीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहला मशीन सोच समझ के लेना चाहिए। तो आई थिंक लेज़र हेयर रिमूवल फर्स्ट है, एंड सेकेंड वुड बी पिगमेंटेशन के लिए, क्योंकि इंडिया में गोरा सबको बनना है, ठीक है। सो आई थिंक ये दो मशीन इस लाइक लेज़र में हम लोग बोलते हैं ना प्राइमरी मशीन्स और सेकेंडरी मशीन्स, ठीक है। सो लेज़र हेयर रिमूवल एंड पिगमेंटेशन आर प्राइमरी मशीन्स। तो ये दोनों, और लेज़र हेयर रिमूवल आप और किससे कर भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लेज़र हेयर रिमूवल एंड पिगमेंटेशन। पर लोग आज भी क्या लेज़र हेयर रिमूवल के लिए आईपीएल यूज़ करते हैं? करते, पेशेंट को पता नहीं, कारण सस्ते ही, ओके। सो मैंने काफ़ी ऐड देखे आईपीएल लेज़र, ठीक है, जैसे बाइक कार, ऐसा कुछ नहीं होता ना। लेज़र हेयर रिमूवल और हेयर रिडक्शन में क्या फ़र्क है? सी लाइक जो अप्रूवल्स होते हैं ना, लाइक जैसे ये वर्ड है रिडक्शन और रिमूवल,
तो रिमूवल का मतलब है कि निकल जाना, ठीक है। रिडक्शन का मतलब है कि कम हो जाना, ठीक है। सो आज बॉडी में क्या होता है, जब जैसे हेयर होते हैं, सर के हेयर होते हैं, फेस के हेयर होते हैं, बॉडी के हेयर होते हैं ना, हर एक हेयर अलग अलग टाइप के होते हैं, उनके डेंसिटी अलग होते हैं, थिकनेस अलग होते हैं, उनका ग्रोथ साइकिल अलग होते हैं, ठीक है। सो यूजुअली एक बॉडी के 3 फेजेस होते हैं हेयर के, ठीक है, एनाजेन, कैटाजेन, टेलोजेन, ठीक है। तो लेज़र हेयर रिमूवल सिर्फ एनाजेन में ही काम करता है, ओके, जहाँ पे जो हेयर ग्रोइंग फेज में होता है। सो बाकी 2 फेज में लेज़र हेयर रिमूवल काम नहीं करता। तो यूजुअली द फास्टेस्ट साइकिल इज द हेयर, फॉर द हेयर इज द स्कैल्प, ठीक है। बॉडी का सबसे डिले होता है, ठीक है। तो हम लोग अगर फेशियल हेयर ट्रीटमेंट करने जाते हैं ना, पेशेंट को बोलते हैं 3 से 4 हफ्ते में नेक्स्ट सिटिंग करने आ जाओ। बॉडी के जब हेयर होते हैं ना 6 से 8 हफ्ते, क्योंकि उसका जो एनाजन साइकिल है वो थोड़ा लंबा है। तो लेज़र हेयर रिमूवल सिर्फ एनाजन हेयर के लिए करते हैं, और आई थिंक वो सबसे अच्छा है कि अलग अलग लेज़र टेक्नोलॉजीज अलग अलग रिजल्ट्स देते हैं। डायोड लेज़र्स जो सबसे पॉपुलर है इज़ बिकॉज नॉट ओनली फॉर रिजल्ट्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिजल्ट्स के लिए डायोड लेज़र पॉपुलर है। आई थिंक डायोड लेज़र, लोग बोलते हैं कि डायोड के रिजल्ट्स अच्छे हैं बाकी लोगों से, बट आई वुड फील कि चलो रिजल्ट्स कंपेरेबल है, बट आई थिंक डायोड का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इट इज़ अ मोर रिलायबल सिस्टम, ठीक है। उसका मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे कम है, ठीक है ना। सो आई थिंक मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट्स द रीज़न डायोड इज़ द मोस्ट पॉपुलर इंडिया में। सो एक्चुअली में कितने सेशंस चाहिए होते हैं कंप्लीट हेयर रिमूवल के लिए? सो इट डिपेंड्स अपॉन कि कहाँ के हेयर है, फेशियल हेयर्स है, बॉडी हेयर्स है, ठीक है। सो यूजुअली जैसे मैं बोलता हूँ ना, आज से 20 साल पहले लोग बोलते थे 2 सिटिंग करो, फिर उसके बाद आया 4 सिटिंग करो, 6 सिटिंग करो, 8 सिटिंग करो। अभी जो है स्टैंडर्ड कि आप यूजुअली अराउंड 6 से 8 सिटिंग या 10 सिटिंग में यू विल गेट अ डिसेंट रिजल्ट, एंड फिर डिपेंडिंग अपॉन योर ग्रोथ, योर लाइफ स्टाइल एंड न्यू हेयर ग्रोथ, साल में एक बार मेंटेनेंस करते जाओ आप। सो आई थिंक दैट्स अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि 6 to 8 सेशंस या 8 to 10 सेशंस एंड वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस इन अ ईयर मेंटेनेंस सेशन। हार्ड बालों के लिए कोई लेज़र अलग है, सॉफ्ट बालों के लिए अलग है, मेल्स के लिए अलग है, फीमेल्स के लिए अलग है, कि सब कुछ सेम है? सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। सो आई थिंक टेक्नोलॉजी इतने एडवांस्ड हो चुकी है कि डेफिनेटली उसमें फ्लेक्सिबिलिटीज़ है मशीन्स में, ठीक है, कि यू कैन चेंज द पैरामीटर्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन अलग स्किन टाइप, अलग हार्ड बाल, थिन हेयर्स, थिक हेयर्स, डार्क स्किन, फेयर स्किन। तो मशीन में फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी आ चुकी है। सो न सिंगल मशीन्स आई थिंक इट कैन टेक केयर मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बट अगर किसी के पास 2 अलग टेक्नोलॉजीज़ है, इट्स आइसिंग ऑन द केक। वाई? लाइक कभी कभी हेयर लेज़र क्या होता है ना, रेजिस्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि आप एक ही मशीन एक पेशेंट पे कर लेते हैं, ठीक है। सो मे बी आफ्टर 6 सेशंस, 8 सेशंस, इफ यू चेंज द टेक्नोलॉजी, सम पेशेंट्स वो दे माइट गेट अ बेटर रिजल्ट्स, ठीक है। सो अभी मोस्ट ऑफ द एडवांस सेंटर्स, ओके, उनको दे आर गोइंग फॉर 2 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, ठीक है, 2 अलग टेक्नोलॉजीज पे कर रहे। So I think that also helps, okay, not always, okay, but if somebody has a privilege, money is not a constraint, and they can always explore 2 different type of technologies. I think that's a better way to go. सो आपने एडवांस सिक्योरिटी की बात करी है, टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो गई है, काफ़ी सिक्योर हो गई है टेक्नोलॉजी। एक ही पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे सॉफ्टवेयर काफ़ी आ गए हैं जो अलग अलग स्किन टाइप को देखते हैं। तो लेकिन आज भी इंडिया में बहुत बर्न्स होते हैं, स्कारिंग होती है, पैराडॉक्सियल ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं और एक्चुअल सच्चाई क्या है? See, burns होने का रीज़न मल्टीपल है, ठीक है। सी बर्न्स होने का रीज़न मल्टीपल है। पहले क्या होता था, लेज़र्स में सेफ्टी फीचर्स कम होते थे, ठीक है। आज से 20 साल पहले लेज़र में सेफ्टी फीचर्स कम होते थे। आज के डेट में यू रियली नीड टू डू समथिंग रॉन्ग टू बर्न ए पेशेंट, ठीक है, मगर होते बर्न्स, ऐसा नहीं कि बर्न्स आज के डेट में नहीं होता है। सो डेफिनेटली आज के डेट में बर्न्स होने का मेन रीज़न आई वुड से कि टेक्निक, कि वो टेक्निक कैसे हुआ है। कोई भी मशीन, आई थिंक मशीन्स का फॉल्ट बहुत कम होता है, आई थिंक ऑपरेटर का फॉल्ट ज़्यादा होता है टू रियली बर्न ए पेशेंट, ओके।
सो पहले ज़माने में क्या होता था, कूलिंग नहीं होता था, काफ़ी मशीन में कूलिंग ख़राब होती थी, ठीक है. सो आई थिंक कूलिंग इज़ समथिंग विच रियली हेल्प्स और फॉर द सेफ्टी ऑफ द डिवाइसेस. तो बर्न्स होते हैं अलग अलग मशीन्स, जैसे आप बोलते हो पिगमेंटेशन के लिए, ठीक है. पिगमेंटेशन का बर्न अगर लेजर से बर्न होता है वो अलग तरीके से बर्न होता है. और बर्न नहीं, आई वुड पुट इट लाइक ए कॉम्प्लिकेशन, ठीक है. सो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ द ट्रीटमेंट, ठीक है. सही लाइक किसी को भी आप लेजर हेयर, किसी ने बीच पे वेकेशन करने गया, ठीक है, तो स्किन ना बहुत फोटो सेंसिटिव हो जाता है. इमीडिएटली आने के बाद आपने हेयर रिमूवल कर दिया कोई भी मशीन से, ठीक है, चांसेस ऑफ बर्न्स आर मच हायर, ठीक है. सो आपको काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो उसी टाइम से दैट्स द मेन रीज़न कि सही डॉक्टर के पास या सही सेंटर के पास जाना चाहिए वेयर दे हैव क्वालिफाइड पीपल, ठीक है. सो अगर इफ़ यू आर डूइंग विद द क्वालिफाइड पीपल, राइट टेक्नोलॉजी, आई थिंक कॉम्प्लिकेशंस विल बी मिनिमम टुडे. एक पेशेंट के पर्सपेक्टिव से कौन से ऐसे 3 सवाल हैं जो एक पेशेंट को पूछने चाहिए बिफोर फाइनलाइजिंग देयर क्लिनिक? So I think आज के डेट में भी डॉक्टर और पेशेंट, आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू व्हेन यू मीट अ डॉक्टर, ठीक है, एक ट्रस्ट फैक्टर जो है ना, एक बॉन्डिंग वो आना चाहिए, ठीक है. सो आई फील यू शुड नॉट गो समवेयर वेयर देयर इज ओवर कमिटमेंट और ए पुश, ठीक है. तो पेशेंट को वो एक देखना चाहिए कि वो डॉक्टर का जो है ना कि कंसर्न क्या है, ठीक है. दूसरा चीज़ है कि क्वालिफिकेशन, डेफिनेटली कि डॉक्टर इज़ इट राइट क्वालिफाइड डॉक्टर है जिस चीज़ के लिए दिखाना चाहते हैं उनको, ठीक है. एंड द थर्ड थिंग इज़ आई थिंक अपने बजट के हिसाब से जाना चाहिए, ठीक है. सो डेफिनेटली बजट इज़ ए कंसर्न, ठीक है. सो इफ़ योर बजट इज़ यू नो योर बजट, राइट, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको जाना चाहिए कि वो बजट पे आपको एक सिंपल चीज़ है, इफ़ यू वांट टू हैव ए फूड, यू कैन गो टू ए लोकल रेस्टोरेंट, यू कैन गो टू ए 5 स्टार, यू कैन गो टू ए 7 स्टार प्रॉपर्टी, ठीक है. But then everywhere you will have a different experience, okay. So it's very important first you know कि आपको क्या करवाना है, and this is especially for aesthetics I'm talking, ठीक है ना, because sometimes similar type of treatments at a different place will cost you different, ठीक है. So you have to choose it very cautiously कि आपका बजट कितना है और आपको क्योंकि टाइम आपको उतना ही लगने वाला है, ठीक है. आपको एक सिटिंग में लेजर हेयर रिमूवल नहीं होने वाला. आप कोई भी क्लिनिक में चले जाओ, बड़े से बड़े क्लिनिक में चले जाओ, लेजर हेयर रिमूवल विल टेक 8 to 10 सेशंस. कोई भी मशीन यूज़ कर लो आप, ठीक है. सो यू हैव टू चूज योर क्राइटेरिया की सेफ्टी, क्वालिफिकेशंस, ओके, एंड बजट. आई थिंक दिस 3 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. आपके हिसाब से कॉस्मेटोलॉजिस्ट एक लेज़र को यूज़ करने के लिए ज़्यादा क्वालिफाइड है कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट एक लेज़र को यूज़ करने के लिए ज़्यादा क्वालिफाइड है? सो डिपेंड करता है कौन सा लेज़र है, ठीक है. स्पेसिफिकली अगर हम लेज़र हेयर रिमूवल की बात करें. ओके, सो लेज़र हेयर रिमूवल आज के डेट में डेफिनेटली इफ़ यू आस्क मी कौन क्वालिफाइड है ज़्यादा यूज़ करने के लिए, डेफिनेटली डर्मेटोलॉजी ज़्यादा क्वालिफाइड है यूज़ करने के लिए, ठीक है. बिकॉज जब प्रॉब्लम होंगे तो उसको हैंडल करने के लिए जो एजुकेशन चाहिए, जो उसके क्वालिफिकेशंस चाहिए, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास वो नहीं है, ठीक है. सो सेफ्टी प्रोफाइल के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट इज़ लाइक, वैसा है ना कि अगर आपको इफ़ यू वांट टू बैंक ऑन समवन who really wants understands your skin, that is dermatologist, okay. But definitely globally आप देखो any market, if it is a Western market, European market, American market, there are cosmetologists. but एक फ़र्क है Indian cosmetologist और US cosmetologist. Indian cosmetologist और UK के cosmetologist में वहाँ पे there are certain qualifications, there are license which is renewed every year. यहाँ पे क्या है ना, लाइसेंसिंग सिस्टम नहीं है. 2 महीने के कोर्स करके कोई कॉस्मेटोलॉजिस्ट नहीं बन सकता, ठीक है. यू हैव टू डू ए प्रोफेशनल कोर्स एंड यू हैव टू रिन्यू इट एवरी ईयर. सी अल्टीमेटली नो, इफ यू आर, डिग्री इज इंपॉर्टेंट बट स्किल इज मोर इंपॉर्टेंट, ओके. इफ यू हैव अ प्रॉपर स्किल, प्लीज डू इट, बट फॉर दैट you need to be trained, you need to be authorized, and you need to pass some exam. Not by आज के डेट में there are so called people just wins and fancies क्लिनिक चालू कर रहे, वैसा नहीं होना चाहिए. यू अपग्रेड योर स्किल, बी क्वालिफाइड, बी एलिजिबल, प्लीज डू इट. ऐसे कोई कॉमन लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं इंडिया में जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और ओवर प्रिस्क्राइब हो रहे हैं जिसकी एक्चुअल में कोई नीड नहीं है? या व्हाट इज दैट? लेजर टोनिंग. आई थिंक लेजर टोनिंग ना लोग करते ही जा रहे हैं, ठीक है. बस एक चीज़ है ना, सी इफ़ यू डू लाइक, एक हर चीज़ का वो होता है कि क्यों करना है, ठीक है.
सो ये लेज़र है, ये मेडिकल चीज़ है, ठीक है ना, फेशियल नहीं है. ओके, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं. इफ़ यू डू इट विदाउट नीड, इफ़ यू डू इट कि ज़रूरत से ज़्यादा आप कर रहे हो इसको, ठीक है, तो उसके डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स होते हैं. आई थिंक लेजर टोनिंग इज वन प्रोसीड्यूर. आई एम सीइंग पीपल आर डूइंग 10-10 सिटिंग, 20-20 सिटिंग हर हफ्ते में कर रहे हैं, ठीक है. ओके, नहीं करना चाहिए. आई थिंक दैट इट इज़ लेजर टोनिंग इज़ वन प्रोसीड्यूर. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इट्स अ गुड प्रोसीड्यूर. ओके, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कब चाहिए है एंड कब नहीं चाहिए. एस्थेटिक या एस्थेटिक बिजनेस में ना, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज टू टेल नो, because it's an aspirational business. ठीक है, पेशेंट आ रहा है, या फॉर अस ऑल्सो some doctor, when we sell to the doctor, no, if we see कि the doctor can't earn money out of it, we need to tell no. ठीक है, so no बोलना ना from B2B या B2C is very important. So I think in some procedures if you tell no, you'll get a long term benefit. स्किन वाइटनिंग के लिए और स्किन लाइटनिंग के लिए लेजर्स ये एथिकली और मेडिकली सही है? Okay, ethically and medically are like two sides of the same coin. ठीक है, so if you see, अगर आप ब्राइटनिंग बोलते हो, ठीक है, फॉर ए लेमैन, ठीक है, ब्राइटनिंग, लाइटनिंग, टोनिंग, उनको वो समझ नहीं आने वाला है. अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे फेस वैल्यू इज कि हमको गोरा होना है, ठीक है, फ्रॉम इंडियन कंज्यूमर पॉइंट, बिकॉज इट्स अ बिगेस्ट कंसर्न, ठीक है ना, कि एंड परसीव्ड आज के डेट में. बट स्टिल इफ यू सी इट हैज़ रिड्यूस, बट 10 years बैक इट वॉज अ डिफरेंट कि एवरीवन वांट्स टू बिकम वाइट. ओके, आईवी के कितने बड़े मार्केट है, यू सी लॉट ऑफ आईवी ग्लूटाथियोन मार्केट्स एंड एवरीथिंग. पीपल वाइटनिंग के लिए पीपल आर डूइंग एनीथिंग, दे वांट टू रियली स्पेंड मनी ऑन इट. So brightening and lightening are two different things. Okay, so actually, if I feel how the market should go or should move, it is not of skin color, it is of skin quality. See, today लोगों को skin quality पे वो होना चाहिए कि how is my skin quality, okay, how is the skin health, okay. So if they focus, and that is not only laser is a part of it. Okay, hydration is very important, skin care is very important, cosmeceuticals is very important, home care is very important. So it's a holistic view, it's a more of a holistic. So आज के डेट में treatments are not only कि चलो लेजर कर लिया और you take care of everything. Laser is a part of an entire regime, ठीक है. So you have to follow entire thing, definitely you'll get a good result. बहुत सारे लोगों की स्किन क्वालिटी में एक प्रॉब्लम है एक्ने की और एक्ने स्कार्स की. क्या लेजर्स इसमें एक्चुअली में इफेक्टिव है? या डेफिनेटली आई विल टेल, एक्ने अलग है, एक्ने स्कार्स अलग है. एक्ने यूजुअली होते हैं लाइक फॉर ए यंगर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स, ओके, आइदर मेल और फीमेल. लॉट ऑफ हार्मोनल थिंग्स आर देयर, व्हेन देयर इज अ चेंज इन हार्मोनल थिंग्स, एक्ने उस टाइम पे ज़्यादा होते हैं. एंड एक्ने स्कार्स आर पोस्ट, ओके. So acne scars में definitely there are lasers which gives a dramatic results, okay, and I can tell you lasers is one of the best choice for treating acne scars, okay. Very safe, very effective and fast, okay. Acne में maybe medical line of treatment would be the first line of treatments, okay. Laser could be a maybe an adjoint treatment, okay, or like something like for a follow-up treatments for acne, blue light आते हैं for acne treatments, everything. But CO2 lasers, erbium lasers, yeah, microneedling, radio frequency, I think those are proven track record for acne scars. And somebody who cannot afford those lasers, I would say use a dermoroller. Okay, it is amazing, okay, it gives very good result. So I think acne scar energy-based device has already proven over the last so many years कि ये अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा है 4 to 6 sessions and without any complications. क्या आज भी इंडिया में लेजर्स को, स्पेसिफिकली एस्थेटिक्स को, मेल्स इसको सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड ट्रीटमेंट समझते हैं कि इसमें भी कुछ कैच है? मैं हमेशा समझता हूँ ना, जो ऐड है ना कि वाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन, ठीक है. सो उसमें क्या होता है, आज मेंस एस्थेटिक, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग, ओके. इट इज़, वी आर जस्ट सिटिंग इन द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ओके, कि आज के डेट में मेन इज कमिंग इन अ बिग टाइम, ठीक है. इफ यू सी टुडे, लास्ट 10 साल में, स्पेशली इन लास्ट 10 years, men have become much conscious, ठीक है. Men are
from aesthetic point of view, they want to look better. Okay, especially post COVID, जहाँ पे अब जूम इतने आ गए ना, ठीक है, एंड टुडे दे सी देयर फेस. पहले क्या होता था, दिन में एक ही बार फेस देखते थे, आजकल जूम में दिन में 10 बार फेस देखते होंगे. सो दे कंसर्न about their looks. Okay, so men's aesthetic, it is not only about aesthetic, it is about confidence. Okay, if you see the HT treatments over last 10 years, it has grown multifolds for HT. Okay, so definitely skincare, it's a big thing for male aesthetic. And today, so skincare is not only like today data, Indian data, maybe 15% is still male, 85% is females. And I think in next 5 years, I would say this 15% will grow almost double digit growth है मेल पे, especially urban males. मेन के लिए, मेल्स के लिए सबसे ज़्यादा कॉमन लेज़र ट्रीटमेंट्स आज के डेट में कौन से हैं? I think number one would be a laser hair removal. Okay, because a lot of males are going for gym, okay, swimming, sports. Okay, because if last 5-6 साल में sports has really picked up in India, if you see it, okay, running and everything. So I think laser hair removal for body, okay, that is one thing. Beard shaping, that's a new trend. Okay, last 4-5 साल से काफ़ी चल रहा है. Beard shaping is one thing. So I think these two things for male, body hair removal and beard shaping, it would be number one and number two. टायर 1 सिटी में स्पेसिफिकली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं इंडिया में, क्या वहाँ पे लेज़र्स की सैचुरेशन आ गई है? क्या टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में लेज़र कंपनीज़ का ज़्यादा फोकस है कि टायर 1 आज भी लीड करता है? इन टर्म्स ऑफ सैचुरेशन डेफिनेटली नहीं आया है, ठीक है. आज के डेट में भी मिडिल क्लास लेज़र हेयर रिमूवल या कोई भी लेज़र ट्रीटमेंट्स नहीं करवा रहे. आई कैन गिव यू एग्जांपल. अभी 2 महीने पहले हम लोग इंटरनल टीम में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट हेयर रिमूवल मार्केट एंड बाकी सब. तो सेम क्वेश्चन कुछ लोग बोल रहे थे, नहीं टायर 1 तो सैचुरेट हो गया, ये हो गया. तो मैंने बोला चलो ठीक है. सो वी वर पीपल फ्रॉम बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, ओके, कैलकाटा एंड एवरीवेयर. तो मैंने बोला कि चलो हम सबके फैमिली में कितने लोग ने लेज़र हेयर रिमूवल किया है, कितने लोग ने हेड फेशियल किया है? मे बी हार्डली 1%. ठीक है. सो इट इज़ नॉट अबाउट अफोर्डेबिलिटी. कैन वी नॉट अफोर्ड? यस. आज हेयर रिमूवल कितना सस्ता है, ठीक है. सो आज अवेयरनेस इज़ अ प्रॉब्लम. और टायर 1 में भी अवेयरनेस का अभी भी इट्स जस्ट अ सिलेक्टेड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन विच, जब लोग सोचेंगे कि शेविंग के बिना लेज़र हेयर रिमूवल करूँ, तब वो मार्केट सैचुरेशन पे आएगा कि चलो अभी शेविंग के बारे ये हो रहा है. नाउ कमिंग टू टायर 2, डेफिनेटली आई थिंक टायर 2 मार्केट, टायर 3 मार्केट में ग्रोथ ज़्यादा है. देयर इज लॉट ऑफ मनी देयर ऑल्सो. आई थिंक इन सम प्लेसेस तो देयर आर लॉट ऑफ मोर मनी इन टायर 2 एंड टायर 3 मार्केट, डिस्पोजेबल मनी. टायर 2 सिटीज़ में जो फाइनल पेशेंट्स की कॉस्टिंग्स हैं वो कैसी हैं वर्सेस टायर 1 सिटीज़? आई थिंक टायर 1 cities में treatments are less expensive than tier 2 cities. Okay, because in Why is that? maybe it's a competition. Okay, maybe it's peer pressure. Okay, and there are too many. Like I can say, like especially in Delhi, in South Delhi, Gurgaon, or Bombay, Bandra, or Banjara Hills in Hyderabad, it's solely high dense. I mean, 3 किलोमीटर की रेडियस में you'll have 100 clinics. Okay, so competition से price war है, ठीक है. And I think that is good for the patient. They are getting the benefit of it. Okay, in a tier 2 cities, tier 3 cities, there are not many clinics or many service providers. तो वहाँ पे prices, but ऐसा नहीं कि कहाँ पे 1,000 रुपये और कहाँ पे 2,000 होता है. It might be a difference of 10% in here and there. That's it. Not more than that. So अभी एक टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी शिफ्ट नहीं आया है, एटलीस्ट फॉर द लास्ट 10 years. देयर आर टेक्नोलॉजीज दैट हैव गॉट एडेड, बट जो प्राइमरी टेक्नोलॉजीज हैं जैसे डायोड है या ट्रिपल वेवलेंथ है, वो रेवोल्यूशनरी चेंजेस के थ्रू नहीं गया है. अगला रेवोल्यूशनरी चेंज लेज़र के मार्केट में क्या होने वाला है? Robotics. उसके बारे में बताएं. I think robotics is something which is definitely आ रहा है, ट्रायल्स हो रहे, ठीक है. हाउ टू इंटीग्रेट AI एंड रोबोटिक्स, ठीक है. अभी क्या हुआ ना, लास्ट 20-25 साल में डेटा हो गया सबके पास. हमको पता है कि स्किन टाइप पे कौन से पैरामीटर पे ये लेज़र काम करता है, ठीक है. सो वी वांट, एवरी कंपनी वांट्स लेस ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, लेस ऑफ ह्यूमन एरर. ओके, सो रोबोटिक्स एंड AI विच विल डू. अभी आप सोचो कि आप
जस्ट एक क्लिनिक में जाते हो, ठीक है, आप बेड पे लेटे रहते हो, ठीक है, रोबोट आके स्कैन कर लेता है, ठीक है, पूरा प्रोग्राम हो जाता है, वो सिलेक्ट करता है कि अच्छा, वो देख लेता है आपका स्किन कैसा है, आपका हेयर कैसा है, कहाँ पे हेयर है, कहाँ पे पिगमेंट है, कहाँ पे स्कार है या नहीं है, वो स्कैनिंग करके जस्ट उसी एरिया पे कर देता है. सो आई थिंक इट इज़ कमिंग वेरी सुन. रोबोटिक्स एंड AI इंटीग्रेटेड विथ डिवाइसेस इज द फ्यूचर. सो आज की डेट में होम केयर स्पेसिफिकली इन द लेज़र मार्केट काफ़ी बढ़ता जा रहा है. 7-8 साल पहले ये मार्केट स्टार्ट हुआ था और पोस्ट कोविड ये मार्केट Boom हुआ बहुत था. बड़ा हो गया. इसकी एक्चुअल सच्चाई क्या है, इसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है, इसकी ट्रेनिंग्स कैसी हैं, सिक्योरिटी कैसी है, ऑल्सो एट द सेम टाइम ये भी समझाएं कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है. I think a lot of companies have made huge money in this business. Okay, they have listed also. Okay, a lot of private equities have ventured into it. Okay, see, home lasers. I am not sure whether it's available anywhere across the world other than India. Okay, एक चीज़ हमको समझना पड़ेगा, जब लेजर्स की बात करते हैं ना, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर्स. जैसे हम लाइक लेज़र पॉइंटेड यूज़ करते थे बचपन में, ठीक है, या प्रेजेंटेशंस में, ठीक है. सो दोज आर क्लास 1 लेज़र, ठीक है, जहाँ पे आँख पे आपको प्रॉब्लम नहीं होता है. जो भी लेज़र हेयर रिमूवल के लिए यूज़ होता है, या पिगमेंटेशन के लिए यूज़ होता है, या स्कार के लिए यूज़ होता है, मेनली ये 3 सेगमेंट है ना, दीज आर ऑल क्लास 4 लेजर्स. सो क्लास 4 लेजर्स शुड बी यूज्ड अंडर ए सर्टेन गाइडलाइन. घर पे वो सेफ्टी फैसिलिटीज़, जैसे आप अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हो, आप क्लिनिक के बाहर अल्ट्रासाउंड यूज़ कर सकते हो डायग्नोसिस के लिए, नहीं कर सकते हो, ठीक है. सो क्लास 4 lasers technically should not be used or should not be taken to your home and used it, because it can cause severe problems, not only for the patient. it can, अगर घर पे मिरर्स है, सबके घर पे रहते हैं मिरर्स, लेज़र रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, पेशेंट कैन गो ब्लाइंड, थेरेपिस्ट कैन गो ब्लाइंड, ठीक है. सो आई थिंक एक है कि वो ट्रेंड है नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट चैप्टर, बट मोर देन दैट आई फील, इज द एनवायरमेंट सूटेबल टू डू ए लेज़र. आपको फेशियल करना है, फाइन. आपको मसाज करना है, फाइन. आपको हेयर कटिंग करना है, इट्स ओके, बट नॉट ए लेज़र, क्लास 4 लेज़र एट होम, बिकॉज दैट कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस. AI के आते आते क्या टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन और ज़्यादा होगा? हाउ डू यू सी द फ्यूचर इन दिस? See, AI, मैं बोलता हूँ AI, people are talking about AI, right? Artificial intelligence. When I did my engineering, okay, in 1998, we had a subject of artificial intelligence. So artificial intelligence back end पे last 25 साल से है. People are talking of artificial intelligence for the next 2 years, 3 years. All engineers, they have studied artificial intelligence as a subject, okay? 20 years back, 30 years back, it was there already, okay? So last so many years, no, data has come up. See, it's all the game of data. Data is the new oil. ठीक है. So I think today the business is of data. So definitely more and more companies, आज के डेट में why laser companies are coming with IoT. Okay, because they want data. What is IoT? It's the data. So most of the laser companies are working on IoT so that they know what the doctors are doing from the back end. Okay, so that कल जाके जब रोबोटिक्स आएगा या AI, what you said, so integration is very important. We don't need to do the same old job again and again. So integration AI के साथ efficacy में काफ़ी फर्क पड़ेगा उस पर. बहुत सारे लेज़र हेयर रिमूवल के लिमिटेड लिस्टेड कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू करी हैं होम केयर के डिवाइसेस के लिए. उसकी सच्चाई क्या है, उसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है? साथ में बहुत सारे adjoining डिवाइसेस आ गए हैं, जैसे ब्लू LED मास्क दैट आर जनरली सोल्ड फॉर यूज़ एट होम. इनकी क्या रियलिटी है और इनका क्या फ्यूचर है? See, home care laser, it's not only कि पहली बार यहाँ पे आया, it is there in US for so many years. Okay, तो वही मैं जो बोल रहा था ना, there are, what are the type of lasers? It is not class 4 lasers. Okay, home care lasers are class 2 lasers. Okay, या class 3 lasers. So home care lasers क्या होता है US में, there it's a maintenance. ठीक है, आपने 10 सिटिंग कर लिया, 12 सिटिंग कर लिया from a doctor's clinic or from a chain or anywhere,
फिर वहाँ पे यूएस में क्या होता है, या अदर कंट्रीज में क्या होता है कि दे गिव इट टू द पेशेंट कि घर पे कर लो। अगर आप हर हफ्ते या हर महीने नहीं आ सकते हो, एक दो बार कर लो आप, और फिर बाद में आ जाना वहाँ पे। सो दिस इज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट, दिस इज नॉट ए ऑल्टरनेटिव फॉर ए लेजर हेयर रिमूवल और ए पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट, स्पेशली लेजर हेयर रिमूवल जो लो एंड होने वाले। सो दिस इज नॉट ए ऑल्टरनेटिव फॉर गेटिंग लेजर हेयर रिडक्शन, नो। कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स बहुत सारी आ गई हैं, जैसे MNRF हैं, या कोई और साथ में जो क्यू स्विच्ड और लेज़र हेयर रिमूवल के टेक्नोलॉजीज़ के साथ में दी जाती हैं। इनकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है और ये एक्चुअली में यूज़ करनी चाहिए कि नहीं? वो डिपेंड करता है कि पेशेंट्स को क्या चाहिए, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन में दो टाइप के कॉम्बिनेशंस होते हैं। एक होता है कि चलो यू मेक ए प्रोग्राम कि आपको पहला ये दिया जाएगा, ट्रीटमेंट ए दिया जाएगा, उसके बाद 2 महीने के बाद ट्रीटमेंट बी, 3 महीने के बाद ट्रीटमेंट सी। दिस इज़ वन कॉम्बिनेशन। और एक कॉम्बिनेशन होता है कि एक ही दिन, वन डे, यू डू एवरीथिंग टुगेदर, ओके। So I feel it is diagnostic is very important. Okay, not always combinations gives you a good result. Okay, so if you exactly know what you're doing, okay, combination can enhance your result. Okay, but combination should not be mandatory. कि आपको एक पिगमेंटेशन करना है, आपने पील भी कर लिया, लेज़र भी कर लिया, आपने बाकी सब भी ट्रीटमेंट्स कर लिया, हाइड्रोफेशियल भी कर लिया, ठीक है, इट्स गुड, ओके, बट डू यू नीड इट? डू यू नीड इट? ओके, eventually you do step by step. I think it is always better rather than just jumping into the things, and that might not help in a long run. एक कॉन्वर्जेशन में मल्टीपल टाइम्स लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, मैं आपसे भी करना चाहता हूँ। पीको लेज़र वर्सेस नैनो लेज़र इंडियन स्किन के स्टैंड पॉइंट से एक्चुअली में उसकी रियलिटी क्या है और उसका फ्यूचर क्या है? Okay, see, Pico ऐसा है, like मैं भी सुन रहा हूँ कि Pico नया कुछ है। Pico is not new, हाँ। Pico लेज़र सबसे पहले आया था 2011 में, उसका भी 15 साल हो गया अभी, ठीक है। सो Pico का आई थिंक एक ही एडवांटेज है ओवर द नैनो, इट इज़ अबाउट टैटू। टैटू में डेफिनेटली Pico हैज़ एन एज कि टैटू ट्रीटमेंट, जो टैटू रिमूव करने की ट्रीटमेंट है, ठीक है, Pico हैज़ एन एज। बट फॉर पिगमेंटेशन, ओके, और लेज़र टोनिंग जो सबसे ज़्यादा आज के डेट में इंडिया पे सबसे ज़्यादा क्यू स्विच लेज़र यूज़ होता है लेज़र टोनिंग पे, ठीक है। सो आई थिंक Pico doesn't have that advantage of that. Also, a good Pico is expensive, okay, it's definitely very expensive. So if the price benefit is not there, is it worth of investing that much? So that's why like Pico definitely nano में आपको advantage ज़्यादा है। Pico it's a newer version, okay, pain factor sometimes Pico में कम है, ठीक है। So Pico because it's in 10 to the minus 12, ठीक है, nano is 10 to the minus 9, okay, so pain factor Pico में आपको कम मिलेंगे nano से, but as a utility I still feel nano serves most of the purposes what Pico can do, okay। if you compare कि Pico अच्छा है, nano अच्छा है, definitely Pico has an edge, but price benefit or indication wise I don't see from an Indian business scenario it is, that's why like if you see globally also there are how many companies which is doing a Pico because they feel कि it has जो लास्ट 15 साल में ग्रोथ होना चाहिए था Pico का, ठीक है। So definitely nano they are coming with the newer things now, people with a Q switch they are advancing on a Q switch। पहले क्या होता था, एक पल्स होता था, ठीक है, एक पल्स में पेन ज़्यादा होता था, फिर उन्होंने 2 पल्स कर दिए हम लोगों ने, फिर अभी 4 पल्स हो गया, ठीक है। सो पेशेंट सेफ्टी डार्कर पेशेंट्स के लिए, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, इफ यू सी द डेवलप मार्केट्स में भी ना लॉट ऑफ एशियन पॉपुलेशन, okay, if you see Middle East, UK, US, so people are making treatments or making protocols or making devices for Asian patients जो पहले नहीं होता था। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले most of the lasers were made for white skin, okay। आज के डेट में after globalization people move from one part of the world to the other part of the world, I think most of the lasers are suitable for all the skin type। सो CO2 और फ्रैक्शनल लेज़र ये दो टर्म्स आज की डेट में बहुत सुने जाते हैं, काफ़ी बात हो रही है। इन दोनों का एक्चुअल डिफरेंस क्या है और इनकी कॉमनैलिटीज़ क्या हैं? CO2 इट्स अ सोर्स, ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ लेजर, ठीक है।
फ्रैक्शनल इज अ डिलीवरी पैटर्न, वो लेजर स्किन पे किस तरह से डिलीवर होता है, ठीक है। सो फ्रैक्शनल यूजुअली कैसे होता है ना, स्कैनर एक होता है, ठीक है, उसको स्कैन करता है वो, और वो पैटर्न में वो डिलीवर करता है। तो पहले लाइक CO2 इज वन ऑफ द फर्स्ट लेजर टू कम आउट, ओके, एंड आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नोज CO2 was developed by an Indian, okay, in 1962, ठीक है। सो CO2 was one of the first laser. तो CO2 पहले क्या होता था, जैसे काफ़ी डायमंड कटिंग में भी यू सी CO2 लेजर जो कटिंग के लिए, इट्स वन ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड्स फॉर कटिंग CO2। फिर धीरे धीरे व्हेन इट केम इनटू आपका ENT में आना चालू हुआ CO2, देन एस्थेटिक्स में। सो इन द 90s CO2 यूज होता था फॉर स्किन रिसर्फेसिंग। स्किन रिसर्फेसिंग का मतलब क्या होता था, दे हैव टू रिमूव द एंटायर स्किन, ठीक है। तो एंटायर स्किन रिमूव करने और स्किन वापस आने में इट यूज टू टेक ऑलमोस्ट लाइक 3 months 4 months, but that was good for वो skin type. For an Indian skin type, if you do a skin resurfacing, there will be skin burns, PIH, hyperpigmentation, lot of things. तो इसलिए कभी भी वो पॉपुलर इंडिया में हुआ ही नहीं। नाउ कमिंग टू फ्रैक्शनल, so this is a very innovative technology and which really made CO2 a gold standard for that, ठीक है। उसका रीज़न है कि when you make the beam fractional, you can deliver the similar type of energy to the skin without creating a severe damage or complications. तो उससे आपको जो बेसिकली फ्रैक्शनल इज लाइक छन्नी जैसे होता है, ठीक है ना। तो छन्नी में क्या होता है, वो बीच बीच पे गिरता है, तो सेम लाइक दैट नॉर्मल CO2 में एक साथ गिरता है लेजर एक बीम, छन्नी में आपको पार्ट्स में गिरता है, एंड देन वो पार्ट्स में इट कम्स टू द स्किन, इट इज़ मच मोर सेफर, ओके, हीलिंग टाइम मच मोर है, लेस है हीलिंग टाइम, एंड देन आपको रिजल्ट्स फॉर स्कार्स फॉर रिसर्फेसिंग एंड इट बिकम सेफ फॉर डूइंग फॉर आवर स्किन टाइप। इसमें आर द रिजल्ट्स परमानेंट? एस्थेटिक में नथिंग इज परमानेंट, ओनली एजिंग इज परमानेंट। अदर देन एजिंग नथिंग इज परमानेंट, ओके। सो वी हैव टू मेंटेन, लाइक इफ यू गो टू ए हेयर शॉप, ठीक है, हम बाल कटाने जाते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं वो तो वापस तो आता है ना, दिस नथिंग, मेडिक्योर जाते हैं हम पूछते। सो एस्थेट इज लाइक मेडिक्योर, इट्स स्किन क्योर, ठीक है, इट्स अपॉन योर लाइफ स्टाइल, हाउ यू टेक केयर ऑफ द स्किन। एक बेबी का जो स्किन होता है, ठीक है, वो कितना सॉफ्ट होता है, ठीक है, मीन्स यू स्टार्ट मूविंग इन योर अर्ली टीन्स, मिड 20s 30s, स्लोली एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो यू नीड टू टेक केयर, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बिकॉज यू लॉस द आफ्टर 18 नो इन अ बॉडी एवरी ईयर इट इज सेड कि 1% ऑफ कोलेजन लॉस इज देयर, ओके। सो उसमें हाइलोनिक एसिड लॉस होता है बॉडी से, इलास्टिन लॉस होता है बॉडी से। सो डेफिनेटली आफ्टर, स्पेशली पहले क्या होता था ना, एंटी एजिंग प्रोसीड्यूर्स यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम मिड 50s, आज के डेट में इज अर्ली 30s और इवन लेट 20s people are starting, because prevention is better than cure. So earlier you start, you can maintain it for a longer time. आपके हिसाब से अगर इस पॉडकास्ट को जो देख रहा है वो व्यूअर को आप ये सजेशन देना चाहेंगे कि अगर उनको लेज़र हेयर रिमूवल या कोई और लेज़र प्रोसीजर करवाना है तो वो फ्रीली जाके आज की डेट में वो लेज़र करवा सकते हैं? लेज़र क्यों करवाना है? कोई मतलब होता है लेज़र करवाना? नाम अच्छा है, ठीक है, इसके लिए लेज़र करवाने जाते हो। लेज़र मत करवाओ भैया, इट्स वेरी डेंजरस, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन जल सकता है, पैसा जा सकता है, ठीक है। तो लेज़र मत करो, इट्स वेरी रिस्की, समझ के करो, सोच के करो। और क्या सोचना है? सोचना वही है कि कहाँ पे करवाना है, किस से करवाना है। तो गो टू दोज डॉक्टर्स, गो टू दोज क्लिनिक्स ओनली जहाँ पे दे विल गाइड यू, दे विल टेल यू कि कब ज़रूरत है, क्या करना है, क्यों करना है। सो प्लीज़ सिलेक्ट ए राइट प्लेस फॉर डूइंग द राइट जॉब। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि आप एक्चुअली में लेज़र करवाने के लिए मना कर रहे हैं, बट थैंक यू फॉर क्लोजिंग दिस इन अ वे वेयर द ऑडियंस गेट्स द राइट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द राइट टेक्नोलॉजी पीपल। डॉक्टर्स तो बहुत इंटरव्यू किए, लेकिन जो टेक्नोलॉजी को एक्चुअली समझ रहा है, जो इंजीनियर उसको बनवाने में हेल्प कर रहा है, जो इंजीनियर इसको आगे लोगों को एडुकेट करने में हेल्प कर रहा है, वो बहुत कम है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आप हमारे शो में आए और आपने हमारी मदद करी समझने में कि राइट टेक्नोलॉजी स्टैक्स हैं क्या, पहले क्या था, अब क्या है, फ्यूचर क्या होने वाला है। आई नो इट माइट साउंड अ लिटिल बोरिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, बट जिसको एक्चुअली में लेज़र समझने हैं, मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक आपने हेल्प किया है हमें डाइसेक्ट करवाने में कि रियल लेज़र्स हैं क्या, कौन से लेज़र्स यूज़ करने चाहिए।
बट बिफोर वी क्लोज द शो, हमारे शो की एक प्रथा है जहाँ पे हम अपने गेस्ट को समझने के लिए एक रैपिड फायर राउंड करते हैं ताकि तुरंत तुरंत जवाब मिले और उनके दिमाग में क्या चल रहा है उसकी सच्चाई हमें पता चले. क्या आप तैयार हैं? हैम्पर क्या है? हैम्पर मैं आपको दूंगा एक बिल. अच्छा, ओके, ठीक है, तो शुरू करें. क्या आप तैयार हैं? एकदम. लेजर या आरएफ, विच वन विल बूम इन द नेक्स्ट डिकेड? लेजर. इंडियन एस्थेटिक्स मार्केट इन वन वर्ड. बैंडवैगन. सबसे अंडररेटेड लेजर टेक्नोलॉजी जो लोग अभी भी इग्नोर कर रहे हैं. Can I tell anything other than laser? Microdermabrasion. होम यूज डिवाइसेस, रियल फ्यूचर या ओवरहाइप्ड? No future. आईपीएल या लेजर अगर सिर्फ एक रखना हो? IPL. सबसे ओवररेटेड प्रोसीजर जो इंडिया में बहुत हो रहा है? Laser toning. इंडिया का लेजर मार्केट 2030 में इन वन वर्ड. Gold. इस पूरी कॉन्वर्जेशन को एक लाइन में समराइज करिए. I think I relived the journey of last 20 years. It was nice. Thank you. All right. Thanks for spending time with us. I'm really grateful. And I hope that through this, we'll be able to educate our viewers who want to understand everything about lasers. Thank you. कुंतल से हमने ओपनली डिस्कस किया इंडस्ट्री के एक्चुअल रियल साइड, इंडस्ट्री का क्या डार्क साइड है, कॉर्पोरेट के बारे में हमने बात करी, उनके खुद के एथिक्स को समझा, टेक्नोलॉजीज को समझा. These conversations are actually done with few people जो ऑनेस्टी के साथ रियल आंसर करते हैं. और इसके लिए ज़रूरी ये है क्योंकि तब तक जब आप ये सवाल नहीं पूछेंगे कि आज की डेट में हो क्या रहा है और वो सही हो रहा है कि नहीं, सिस्टम वैसे ही चलता रहेगा. एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई कॉन्वर्जेशंस लाइक दीज मैटर. दोस्तों, अगर आज का एपिसोड पसंद आया, प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिए उन लोगों के साथ जो अपने करियर में डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के साथ जो वेलनेस और एस्थेटिक्स की दुनिया को बियॉन्ड सरफेस लेवल समझना चाहते हैं. और ऐसे ही रियल अनफिल्टर्ड कॉन्वर्जेशंस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए. इट्स फ्री एंड एक्चुअली मीन्स अ लॉट. कमेंट्स में मुझे बताइए विच मोमेंट हिट यू द हार्डेस्ट टुडे व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द रियल साइड ऑफ द एस्थेटिक्स इंडस्ट्री इन इंडिया. और अगर कुंतल के लिए कोई सवाल है तो प्लीज़ ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन. हु नोज, मे बी राउंड 2 हो जाए. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे क्यूरियस एंड कीप डूइंग वर्क दैट एक्चुअली मीन्स समथिंग. जय हिंद.